गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से बायोलॉजी के एक और टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे शरीर में खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, कौन से ऑर्गन होते हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम देखते हैं और सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन की हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे फैला है, कैसे उसकी रूटिंग्स हैं, कैसे वो प्रोसेस और सीक्वेंस में वर्क करता है। तो देखिए डायग्राम में ध्यान से, पहले है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी हमारे माउथ को हम कहते हैं। ओरल कैविटी में टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। टंग का काम होता है खाने को सलाइवा के साथ इवनली मिक्स करना और टीथ्स का काम होता है सलाइवा और खाने को ग्राइंड करना, मिक्स करना, उसको ब्रेक करना। ठीक है, सलाइवा रिलीज करने के लिए माउथ में 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। बक्कल कैविटी, जो हमारे मुंह की बक्कल कैविटी होती है, उससे ऊपर पैरोइटेड ग्लैंड होती है और उसके नीचे सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करती है जिसके अंदर कुछ लाइजोजाइम्स होते हैं। लाइजोजाइम्स का काम होता है बैक्टीरिया को मारना। कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस खाने को लिक्विडी टेक्सचर प्रोवाइड करता है और एंजाइम्स, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है सलाइवा का, वो है सलाइवरी अमाइलेज, जिसका काम होता है स्टार्च का डाइजेशन करना। हमारे माउथ में ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, जो कि किसकी वजह से होता है? सलाइवरी अमाइलेज की वजह से होता है। सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन करता है और हमारे माउथ में 30% ऑफ डाइजेशन हो जाता है कंप्लीट फूड का। ठीक है, तो जो हम खा रहे हैं उसका 30% कहाँ डाइजेस्ट होता है? माउथ में। तो इसीलिए कहते हैं खाने को ढंग से चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि 30% खाना यहीं पर डाइजेस्ट होना होता है। ठीक है, ओरल कैविटी से खाना जाता है ईसोफेगस में, विच इज़ अ मस्कुलर पाइप विच लिंक्स आर बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी टू स्टमक। ठीक है, इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आप लोगों को मार्क करके रखना चाहिए कि ईसोफेगस की लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, जो ईसोफेगस है वो स्टमक में ओपन होती है थ्रू एन ओपनिंग, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक है, और जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच का जो स्फिंक्टर होता है, या जिसे हम कहें गेट होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलें तो गेट होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? गैसो ईसोफेगियल स्फिंक्टर। ईसोफेगस और गैस्ट्रिक, स्टमक इज व्हाट कॉल्ड गैस्ट्रिक, तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर थोड़ा टिपिकल है, बट अगर हम रिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा कि गैस्ट्रिक बोले तो स्टमक और ईसोफेगस तो जो फूड पाइप, तो उन दोनों के बीच का जो स्फिंक्टर गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, उसके बाद खाना स्टमक में जाता है। स्टमक इज एन ऑर्गन विच डू डाइजेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, बट इट इज़ नॉट द मेन सेंटर ऑफ डाइजेशन। हम आगे देखेंगे कि मेन सेंटर क्या है। ठीक है, स्टमक के अंदर HCl रिलीज होता है, पेप्सिन रिलीज होता है और एक म्यूकस लेयर रिलीज होती है। ठीक है, स्टमक के अंदर 3 मेन चीज़ें रिलीज होती हैं। कौन कौन सी? पेप्सिन विच इज़ एन एंजाइम, HCl अ गैस्ट्रिक जूस एंड म्यूकस। स्टमक के अंदर जो HCl होता है उसका काम होता है कि जो भी फूड के साथ अगर कोई एक्स्ट्रा बैक्टीरिया आ गया है या कोई ऐसा हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंस आ गया है तो उसको किल करना और खाने का ब्रेक डाउन हो जाना।
ठीक है, ये काम होता है HCl का। और HCl का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है एंजाइम को एक्टिवेट करना। अगर हमारे पेट में HCl रिलीज नहीं होगा तो पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा, और अगर पेप्सिन एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा तो प्रोटीन्स का डाइजेशन नहीं होगा। पेप्सिन, P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन, मैं ऐसे याद रखता हूँ, आप लोग भी रख सकते हैं कि P से पेप्सिन, P से प्रोटीन, पेप्सिन इज एन एंजाइम, प्रोटीन इज द थिंग विच इज डाइजेस्ट। ठीक है, तो पेप्सिन तब एक्टिवेट होता है जब वो HCl के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, और जो म्यूकस लेयर होती है, म्यूकस लेयर जिसे हम म्यूकोजा लेयर भी बोल देते हैं, वो स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्टमक की वॉल लेयर्स इतना स्ट्रॉन्ग एसिड से मतलब बच नहीं सकती हैं, तो उसको बचने के लिए म्यूकस का यूज़ करना पड़ता है, और वो म्यूकस जो है वो रिलीज़ करते हैं स्टमक के सेल्स, म्यूकस सेल्स। ठीक है, म्यूकस रिलीजिंग सेल्स को गॉबलेट सेल्स भी बोलते हैं, आप लोग ये बात मार्क करके रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टमक से खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। जो स्टमक से कनेक्ट होता है पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसे हम डोडेनम बोलते हैं, विच इज़ अ सी शेप्ड ऑर्गन। उसके बाद इलियम और जेजुनम। इलियम को सबसे हाईली कॉइल्ड पार्ट बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि हीलियम का हाईएस्ट कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, स्मॉल इंटेस्टाइन का हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इलियम। ठीक है, और जेजुनम इज नॉर्मली कॉइल्ड, डोडेनम इज सी शेप्ड। डोडेनम का काम होता है, डोडेनम में सारी ग्लैंड्स कनेक्टेड होती हैं, हमारा लिवर, हमारी पेंक्रियाज, तो जो वो डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, एंजाइम्स जो रिलीज होते हैं वो डोडेनम में होते हैं। तो मेन डाइजेशन कहाँ परफॉर्म होता है? डोडेनम में होता है। तो हमारी बॉडी का खाने का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो डोडेनम में होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पेपर में कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, बट अगर ऑप्शन में डोडेनम, इलियम, जेजुनम ऐसे दे रखा है तो आपको डोडेनम मार्क करना है कि डोडेनम में ही कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद इलियम और जेजुनम, इसके अंदर जो इनकी वॉल्स में जो सेल्स होते हैं, उन्होंने अपने सेल्स ने अपने ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डेवलप कर रखी होती हैं। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का कोई ऐसा स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, जस्ट दे इंक्रीज सरफेस एरिया। एक प्लेन सरफेस, आप मतलब खुद सोचो, अगर एक प्लेन सरफेस है उस पर ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, या फिर एक वेवी स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उस पर ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, वो सरफेस एरिया बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो ये विलाइज का काम होता है। और विलाइज भी कभी कभी अब उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के ऊपर भी छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाते हैं, उनको माइक्रोविलाई बोल देते हैं। ठीक है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड विलाई एंड टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन विलाई आर कॉल्ड माइक्रोविलाई। ठीक है, उसके बाद इनका काम होता है कि ये एब्जॉर्ब कर लें जो फूड डाइजेस्ट होकर डोडेनम से इंटेस्टाइन्स में आ चुका है, वो उसके अंदर जो प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो चुके हैं, जो फैट्स डाइजेस्ट हो चुके हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो चुके हैं, वो सब बॉडी एब्जॉर्ब करती है इंटेस्टाइन के इलियम और जेजुनम पार्ट से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विलाइज और माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो जितना भी खाना पच कर उसको टूट कर बिल्कुल अपने बेसिक यूनिट में आ चुका है, वो सेल्स तक पहुँचता है, और उसको पहुँचाने का काम कौन करता है? ब्लड। और उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से वो खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि मेन एरिया है एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो जो मेन एब्जॉर्प्शन एरिया होता है वो क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो ओपनिंग एरिया होता है, जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन उसके अंदर ओपन होती है, उस एरिया को सीकम बोलते हैं। ठीक है, सीकम से नीचे एक वेस्टिजियल यानी कि ऑर्गन है हमारे शरीर में वो प्रेजेंट, बट अब वो हमारे किसी काम का नहीं है, प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है,
ये याद रखने वाली बात है कि एक ब्लाइंड सैक है, हमारे शरीर में प्रेजेंट है पर हमारे शरीर के किसी काम का नहीं है, इसीलिए इसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है। सीकम, फिर सीकम से आगे 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। कोलोन, ट्रांस डिसेंडिंग, असेंडिंग, ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है। असेंडिंग जो ऊपर की तरफ जाने वाला कोलोन होता है, ट्रांसवर्स जो बराबर में जाता है, और असेंडिंग जो नीचे, डिसेंडिंग जो नीचे आता है। ठीक है। इसका यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है कि खाने में जितना भी पानी या कोई भी मिनरल एक आधा रह गया वो सब एब्जॉर्ब कौन करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन करेगी। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन से जो खाना पच गया, अब उसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा जो हमारा शरीर यूटिलाइज कर सके, तो वो जाकर एक सैक में स्टोर हो जाता है जिसे हम बोलते हैं रेक्टम। ठीक है। अब रेक्टम के थ्रू वो एनस में जाता है और एनस से हमारी बॉडी के बाहर। ठीक है। तो खाना डाइजेस्ट भी हो गया, निकल भी गया। ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि खाना डाइजेस्ट कैसे हुआ। मैंने बताया कि डोडेनम इज द मेन एरिया जहाँ पर सारी ग्लैंड्स आपस में आकर कनेक्ट होती हैं। डोडेनम में आके सारी ग्लैंड्स खुलती हैं और अपनी जो सिक्रीशंस हैं उन्हें छोड़ती हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। पहली ग्लैंड है लिवर। लिवर हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये इसका काम होता है बाइल जूस सिक्रीट करना। और आप लोगों ने सुना होगा लिवर के पास एक थैली प्रेजेंट होती है, पित्त की थैली, या जिसे इंग्लिश में गैल ब्लैडर भी बोलते हैं। इसका काम होता है कि जो लिवर बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है ना, उसको स्टोर करना, क्योंकि लिवर बाइल जूस बहुत स्लोली बनाता है, तो उसको स्टोर रख करके रखना ज़रूरी होता है। तो उसका काम होता है पित्त की थैली का। ठीक है। तो बाइल जूस एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है फैट्स के डाइजेशन में। अगर हमारे शरीर में बाइल जूस सिक्रीट ना हो तो हमारी बॉडी में फैट डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है। तो बाइल जूस एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है फैट्स के डाइजेशन के लिए। ठीक है। और ये कुछ वाइटामिन को भी डाइजेस्ट करता है, उनका एब्जॉर्प्शन करता है, लाइक वाइटामिन ए, डी, के एंड ई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना चाहिए कि फैट्स का डाइजेशन कौन करता है? बाइल जूस। बाइल जूस का स्टोरेज कौन करता है? गैल ब्लैडर। और रिलीज कौन करता है? लिवर। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि स्टमक में HCl रिलीज होता है। ठीक है। तो HCl है एसिड। अब स्टमक के पास तो प्रोटेक्टिव लेयर थी, कौन सी? म्यूकोस लेयर, म्यूकोजा लेयर। ठीक है। वो तो उसको एसिड से प्रोटेक्ट कर लेगी। पर अब बात आती है डोडेनम की। अब डोडेनम के पास तो ऐसी कोई लेयर है नहीं, तो वो क्या करता है? पेंक्रियाज की हेल्प मांगता है। अब पेंक्रियाज क्या करती है? पेंक्रियाज रिलीज करती है पेंक्रियाटिक जूस। अब पेंक्रियाटिक जूस का इम्पोर्टेंट फंक्शन यही है कि ये उस एसिडिक फूड को, उस एसिडिक फूड के मिक्सचर को एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ये एसिडिक फूड को एल्कलाइन फूड में कर देता है ताकि आगे जो ऑर्गन्स में फूड जाए उनको नुकसान ना पहुंचे। दूसरा इसका फंक्शन होता है कि ये ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम रिलीज करता है जो कि फर्दर फैट्स का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, फैट्स को प्रॉपर बिल्कुल उसकी बेसिक यूनिट में तोड़ने में मदद करता है। ठीक है। और ट्रिप्सिन इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, डुओडेनम में रिलीज होता है। किसके द्वारा रिलीज होता है? पेंक्रियाज के द्वारा। करता डाइजेशन प्रोटीन्स का ही है, और स्टमक में जो प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है वो होता है पेप्सिन। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये थी हमारी ग्लैंड्स जो कि हेल्प करती हैं, कुछ सर्टेन एंजाइम्स और कुछ सर्टेन जूसेस रिलीज करती हैं ताकि हमारे खाने का डाइजेशन प्रॉपरली हो जाए। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। पहली है ईसोफेगस की लेंथ। ईसोफेगस की लेंथ है 25 सेंटीमीटर। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन
की लेंथ होती है ऑन एन एवरेज 7 to 8 मीटर्स लॉन्ग। दैट्स वाई इट इज़ अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ताकि कॉइल होकर कंप्रेस होकर ये फिट हो जाता है। ठीक है, अगली चीज़ जो इम्पोर्टेंट आती है वो आती है कैलोरीफिक कंटेंट ऑफ फूड। ठीक है, कि कौन से फूड की कितनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, यानी कि वो कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए। तो आप ये कैलोरीफिक वैल्यूज़ लिख सकते हैं एक पेज पर। वैसे आपको पूरे नोट्स बनाने चाहिए प्रॉपर, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ये ज़रूर लिख लेना। कैलोरीफिक कंटेंट, ये कैलोरीफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट्स की होती है 50%, प्रोटीन्स की होती है 11 to 14%, और लिपिड्स की होती है 36 to 39%। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बताओ, कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ प्रोटीन बताओ, लिपिड्स बताओ। तो आपको पता होनी चाहिए कि किसकी क्या कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप लोगों को पता होने चाहिए थे, और पूरे थ्रू आउट इसमें आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स हैं लाइक पीएच ऑफ माउथ। पीएच ऑफ माउथ, माउथ का पीएच होता है 6.8। पीएच ऑफ स्टमक, पीएच ऑफ स्टमक होता है 2। स्टमक को खाना डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लगता है? 4 to 5 आवर्स। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों को हमेशा कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, हम हमेशा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो क्यों ना हम पहले ही उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में बना लें, ताकि जब हम उनको रिवाइज करें तो हमारे पास पहले कुछ पॉइंट्स बने हुए जिनको हम रिवाइज करें तो हमारे प्रीवियस ईयर आराम से हो जाए। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ईसोफेगस की लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? 7 to 8 मीटर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की कैलोरीफिक वैल्यू 50%, प्रोटीन्स की कैलोरीफिक वैल्यू 11 to 14%, लिपिड्स की कैलोरीफिक वैल्यू 76 to 39%, pH value of mouth is 6.8, pH value of stomach is 2, and the amount of time required by stomach to digest food is 4 to 5 hours. The vitamins which are digested by bile juice are vitamin A, D, K, and E. Important function of bile juice is to emulsify fats or digest them. Main absorption area for complete digestion is duodenum, which is a part of small intestine. All glands open into an organ which is duodenum, C-shaped organ. Stomach is which shaped? It's a J-shaped organ. ये important points थे, आप लोग इन पॉइंट्स पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत इजी टॉपिक है, आप लोग एक सीक्वेंस में पढ़ें। एक एक ऑर्गन की शुरुआत माउथ से हुई, ईसोफेगस, फिर स्टमक, ऐसे ऐसे करके पढ़ेंगे, और एक एक चीज़ को स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ते जाएंगे तो आप लोग का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप लोगों को ज़्यादा उस चीज़ को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Hope you like the video. Please hit the subscribe button and share our video if you like it. Please hit the like button as well. Thank you so much.